everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology. Subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150610. In this video series, student should learn about concrete technology. In last lecture, we have discussed about factor affecting strength of concrete. And basically, the factor affecting points are water cement ratio, degree of compaction, cement aggregate ratio, grading of aggregate, surface texture of aggregate, its shape, strength and stiffness of aggregate particles, and maximum size of the aggregate. And also discuss about age of concrete, then influence property of coarse aggregate, then influence of temperature on strength. Now, in this session, we have discussed about stress strain plot of concrete and creep of the concrete. So let's start. At stress below 30% of ultimate strength, the transition zone crack remains stable and the stress strain plot remain linear. यानी कि कोई भी कंक्रीट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है उसका 30% बिलो उसके ऊपर स्ट्रेस आए तो ट्रांजिशन जोन में जो क्रैक होती है स्टेबल रहती है, और जो हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो प्लॉट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन को हम प्लॉट करते हैं तो वो भी कैसा रहता है, लीनियर रहता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में क्या होता है कि इनिशियली जो लाइन है वो लीनियर रहती है क्योंकि उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसका 30% तक उसके ऊपर स्ट्रेस आए तो जो ट्रांजिशन जोन में जो क्रैक डेवलप होती है वो कैसी रहती है, स्टेबल। At stress between 30% to 50 of ultimate strength, the transition zone micro cracks begin to increase in length, width and numbers, and the stress strain plot become non-linear. जब कंक्रीट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसका 30 to 50% स्ट्रेस है उसके ऊपर आए तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांजिशन जोन में जो माइक्रो क्रैक है वो डेवलप होती है इन लेंथ में, विड्थ और नंबर ऑफ क्रैक्स है वो डेवलप होती है, और उसके बाद क्या होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन जो प्लॉट होता है वो नॉन लीनियर हो जाता है। देन एट 50 to 60% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस क्रैक्स बिगेन टू फॉर्म इन ए मैट्रिक्स। अब जो स्ट्रेस है वो 50 to 60% हो जाए, उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेस है उससे उसकी जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाए तो उसकी वजह से क्रैक है वो मैट्रिक में उसमें फॉर्म हो जाती है विथ फर्दर इंक्रीज टू अबाउट 75% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस एंड द क्रैक इन द ट्रांजिशन बिकम अनस्टेबल। अब 75% तक उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाए तब जो ट्रांजिशन जोन में जो क्रैक्स रहती है वो अनस्टेबल हो जाती है एंड क्रैक प्रोपोगेशन इन द मैट्रिक्स विल इंक्रीज, और क्रैक है वो मैट्रिक्स में बढ़ने लगती है एंड द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेंड्स टुवर्ड द हॉरिजॉन्टल, और जो स्ट्रेस स्ट्रेन हम कर्व जब प्लॉट करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा कि हॉरिजॉन्टली वो वहाँ से बेंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है E0 और F0 जहाँ पे कनेक्ट होता है वहाँ से जो हमारा जो हमने कर्व प्लॉट किया है वहाँ से बेंड हो गया, क्योंकि जब कंक्रीट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसका नियर अबाउट 60 to 75% उस पर स्ट्रेस आ जाए कंक्रीट के ऊपर तब वहाँ से वो क्रैक है वो बहुत सारी इंक्रीज हो जाती है, और वहाँ से जो हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो प्लॉट है वो हॉरिजॉन्टली कैसा हो जाता है, नॉन लीनियर। At 75 to 80% of the ultimate stress,
द स्ट्रेस reaches a critical stress level for spontaneous crack growth under a sustained stress. सस्टेन स्ट्रेस में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो स्लैब है उसके ऊपर कोई लोड है, वो काफ़ी दिनों से वहाँ पे पड़ा हुआ है, और जो कंटिन्यूस है वो लोड है उसके ऊपर आ रहा है, उसको हम बोलते हैं सस्टेन स्ट्रेस और सस्टेन लोड। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो उसकी जो वहाँ पे जो कंक्रीट है, कंक्रीट की जो अल्टीमेट स्ट्रेस है और अल्टीमेट उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसका 75 to 80% उस पर स्ट्रेस आ जाए तो वो क्रैक है वो स्पीडीली क्रैक है वो ग्रोथ करने लगती है, और उसकी वजह से क्रैक्स प्रोपोगेट रैपिडली इन बोथ द मैट्रिक्स एंड द ट्रांजिशन जोन। मैट्रिक्स और ट्रांजिशन जोन दोनों में वो क्रैक्स है वो प्रोपोगेट रैपिडली करती है। एंड द फेलियर अकर्स व्हेन द क्रैक्स जॉइन टुगेदर एंड बिकम कंटिन्यूस। और ये मैट्रिक्स और ट्रांजिशन जोन की जो क्रैक्स है वो join together and then become continuously failure of the concrete. So यहाँ पे ग्राफ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ से ट्रांजिशन जोन और मैट्रिक्स दोनों में क्रैक्स है वो बढ़ने लगती है, तो वहाँ से हमारा जो ओरिजेंटल कर्व है वो डाउन होने लगता है, क्योंकि हमारी वो कंक्रीट की क्या है अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और उतना ही वो कंक्रीट के ऊपर स्ट्रेस आने की वजह से कंक्रीट है वो फेल होने लगता है। सो यहाँ पे दिया गया है कंक्रीट इज नॉट ए ट्रूली इलास्टिक मटेरियल। कंक्रीट है वो कोई इलास्टिक मटेरियल नहीं है, और एज ए एविडेंट फ्रॉम द नॉन लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट शोन इन फिगर। सो ये हमारा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। देन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंक्रीट की, वो कैसे डिटरमाइन करें, तो टेस्टिंग ऑफ क्यूब और सिलेंडर इन यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट। यूनिएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में कंक्रीट का क्यूब और सिलेंडर हमने जो बनाया है उसका हम टेस्ट करेंगे। देन मेजर लोड एंड द करस्पॉन्डिंग डिफॉर्मेशन एज द लोड इज इंक्रीज, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब क्या करना है, वो जो हमने क्यूब और कोई सिलेंडर बनाया है तो उसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोड अप्लाई करेंगे, और लोड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, वो मैक्सिमम लोड उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वहाँ तक वो लोड कैरी करेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो डिफॉर्म होने लगेगा, वो फेलियर होने लगेगा। तो करस्पॉन्डिंग जो डिफॉर्मेशन है, जैसे ही हम लोड इंक्रीज करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है, और एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वहाँ पे ड्रॉ होता है। तो स्ट्रेस मीन्स डायल गेज रीडिंग डिवाइड बाई गेज लेंथ DL/L, और स्ट्रेस क्या है हमारा, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। यूज कंप्रेसोमीटर एंड एक्सटेंसोमीटर टू मेजर डिफॉर्मेशन। जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसका मेजरिंग है वो कंप्रेसोमीटर और एक्सटेंसोमीटर से होता है। ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एंड डिटरमाइन द रिक्वायर्ड मॉड्यूलस, और उसका डिफ्लेक्शन है इट कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द टेस्टिंग ऑफ बीम ऑल्सो। उसका डिटर्मिनेशन है वो बीम ऑफ टेस्टिंग से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में डेल्टा इज इक्वल्स टू WL क्यूब डिवाइड बाई 48 EIXX। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक बीम है या कोई सिलेंडर है, तो उसके ऊपर जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो लो फोर्स अपॉन एरिया। सो ये हमारा फॉर्मूला है डिटर्मिनेशन करने के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी WL क्यूब बाई 48 EIXX। Determination of modulus of elasticity. So the test uses a 150 into 300 mm cylindrical specimen। 100 into 300 mm cylindrical specimen सबसे पहले बनाना रहता है, which is loaded in compression, and the compressed meter is used to measure the longitudinal strain, and an extensometer is used to measure transverse strain on the specimen। सो कंप्रेसोमीटर है उसका यूज़ हम करेंगे, उसमें जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा वो मेजर करेगा, और जो एक्सटेंसोमीटर है उसका यूज़ ट्रांसवर्स स्ट्रेन को, जो स्पेसिमेन है उसका ट्रांसवर्स स्ट्रेन है वो मेजर करने में
एक्सटेंसोमीटर है उसका यूज़ होगा। सो वहाँ पे चोर्ड मॉड्यूलस इज कैलकुलेटेड एट ही इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1 E2 माइनस 0.00005। सो वेयर S2 इज इक्वल्स टू क्या है वहाँ पे, स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू 40% ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी कि कंक्रीट की जो कोई अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसका 40% उसके ऊपर स्ट्रेस जब दिया जाता है तो वहाँ पे कितनी वैल्यू आती है। और S1 है स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू ए स्ट्रेन ऑफ 50 इंटू 10⁻⁶ एंड E2 मीन्स longitudinal strain produced by S2. Then Poisson's ratio. When a material is compressed in one direction, कोई भी मटेरियल को हम कोई भी एक डायरेक्शन में जब हम कंप्रेस करते हैं तो इट यूजुअली टेंड्स टू एक्सपांड इन द अदर टू डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन। कोई भी डायरेक्शन में जब हम कंप्रेस करते हैं कोई भी मटेरियल को तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई दो जगह पे क्या होता है, एक्सपांड होता है। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड पॉइजन्स इफेक्ट। तो ये फिनोमिनन है उसको हम बोलते हैं पॉइजन्स इफेक्ट। सो द पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्सपांशन डिवाइडेड बाय द फ्रैक्शन ऑफ कंप्रेशन, यानी कि रेशियो बिटवीन fraction of expansion divided by fraction of compression. For small values of these changes, mu is equals to 0.15 to 0.20 minus actual value to be found from strain measurement on concrete cylinder using extensometer. तो उसका फॉर्मूला बनता है mu is equals to eta t2 e minus eta t1 e t2 minus 0.0005, where e t2 e t1 transverse strain produced by S2 and S1 respectively. Then relation between modulus of elasticity and strength. अब ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है कंक्रीट की वो इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली विद द स्क्वायर रूट ऑफ द स्ट्रेंथ। जो कंक्रीट की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेंथ का स्क्वायर रूट करने से वो इंक्रीज होती है। So the IS 456-2000 gives the modulus of elasticity as EC is equals to 5000 under root FCK. So ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी। सो यहाँ पे एवरेज दी गई है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ पे। एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ वर्क क्यूब मेगा पास्कल में है और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ गीगा पास्कल में है। सो 21 जब एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 21.4, 28 पे 28.5, ये जो है 35 है उसकी 32.1, 42 की 35.7, 52 की 42.9 एंड 70 की 46.4। देन फैक्टर अफेक्टिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंक्रीट, उस पर कौन कौन से फैक्टर है अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर कंडीशन। स्पेसिमेन टेस्टेड इन ड्राई कंडीशन शो अबाउट 15% डिक्रीज इन इलास्टिक मॉड्यूलस एज कम्पेयर टू द वेट स्पेसिमेन। सो क्या होता है, स्पेसिमेन जो ड्राई कंडीशन में जब उसका टेस्ट किया जाए तो वहाँ पे 15% डिक्रीज होता है इन इलास्टिक मॉड्यूलस पे कंपेयर टू वेट स्पेसिमेन। वेट स्पेसिमेन का जब हम एनालिसिस करते हैं तब एज़ कंपेयर टू ड्राई कंडीशन 15% तक बढ़ जाता है, लेकिन एज़ कंपेयर टू ड्राई कंडीशन 15% तक वहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिक है वो डिक्रीज होता है एज़ कंपेयर टू वेट स्पेसिमेन। सो दिस इज एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट ड्राइंग प्रोड्यूस मोर माइक्रो क्रैक इन द ट्रांजिशन जोन। सो वहाँ जहाँ पे भी ड्राइंग कंडीशन है वहाँ पे ये जो ट्रांजिशन जोन में माइक्रो क्रैक है वो ज़्यादा डेवलप होती है, विच अफेक्ट द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ द कंक्रीट। वो उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांजिशन जोन में माइक्रो क्रैक डेवलप होने की वजह से स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर या कंक्रीट का उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होती है। जनरली क्या होता है कि वहाँ पे प्रॉपर उसका जो कंक्रीट है वो कंक्रीट प्रॉपरली वहाँ पे उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं हुआ है और प्रॉपरली वो उसकी स्ट्रेंथ है वो गेन नहीं हुई है ड्यू टू ड्राई कंडीशन। सो
जनरली कोई भी स्पेसिमेन टेस्टेड स्पेसिमेन हमने रखा है तो उसको जनरली वेट कंडीशन में रखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो इंटरनल प्रोसेस है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हीट ऑफ हाइड्रेशन वो प्रॉपरली होनी चाहिए। तो उसकी वजह से उसकी जो ट्रांजिशन में माइक्रो क्रैक है वो कम डेवलप होती है। then this is opposite to its effect on compressive strength. So compressive strength is increased by about 15% when tested dry as compared with the wet specimen. So compressive strength में इससे opposite है, compressive strength है वो टेस्टेड ड्राई जोन में टेस्ट करने की वजह से 15% तक उसकी compressive strength है वो एज कम्पेयर टू वेट स्पेसिमेन वो बढ़ जाती है। देन फैक्टर अफेक्टिंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट में दूसरा है इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट प्रॉपर्टीज। एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज है वो कैसे इफेक्ट करती है देखते हैं। पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट हैज़ द मोस्ट इफेक्ट ऑन द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। जो एग्रीगेट में एग्रीगेट की वजह से जो कंक्रीट में पोरोसिटी डेवलप होती है उसकी वजह से कंक्रीट का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है उस पर ज़्यादा उसकी इफेक्ट होती है। एन एग्रीगेट विथ ए लो पोरोसिटी हैज़ ए हाई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो भी एग्रीगेट है उसकी पोरोसिटी कम है तो वहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है हमेशा हाई रहती है। सो द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द कंक्रीट। सो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द एग्रीगेट एज वेल एज द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ एग्रीगेट। सो ये जो एग्रीगेट है उसका जो फ्रैक्शन है, जो एग्रीगेट का जो वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन हो कोई भी साइज़ का हो तो वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे बहुत इफेक्ट करता है। देन इफेक्ट्स ऑफ सीमेंट मैट्रिक्स। सीमेंट मैट्रिक्स है उसकी क्या इफेक्ट होती है। सो द लोअर द पोरोसिटी ऑफ द सीमेंट पेस्ट द हायर द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ सीमेंट पेस्ट। जैसे ही पोरोसिटी है सीमेंट पेस्ट की वो कम हो उतना ही इलास्टिक मॉड्यूलस है वो सीमेंट पेस्ट का ज़्यादा रहता है। So the higher the elastic modulus of cement paste, the higher the elastic modulus of concrete. तो जितना भी सीमेंट पेस्ट का इलास्टिक मॉड्यूलस हाई रहेगा उतना ही कंक्रीट का जो मॉड्यूलस है वो भी हाई रहेगा। देन इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन जोन। अब ट्रांजिशन जोन की क्या इफेक्ट रहती है वो भी देखते हैं। द void spaces and the micro cracks in the transition play a major role affecting the stress and behavior of concrete. तो कोई भी स्पेस वॉइड्स है, मीन्स वॉइड मीन्स कोई भी आपका कंक्रीट है, कंक्रीट के बीच में कोई भी वॉइड स्पेसिस है और कोई भी माइक्रो क्रैक है वो डेवलप हुई है ट्रांजिशन में, तो एक वो मेजर रोल है वो अफेक्ट करता है कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर में। तो ट्रांजिशन जोन कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट द इलास्टिक मॉड्यूलस मोर देन इट इफेक्ट्स ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ट्रांजिशन जोन में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट रहती है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अफेक्ट उसमें होती है तो इलास्टिक मॉड्यूलस है उसमें ज़्यादा इफेक्ट होगी एज कम्पेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सो जनरली क्या रहता है कि आप जो कोई भी मटेरियल है उसमें आप कंक्रीट बनाते हो कोई भी मटेरियल का यूज़ करके, तो वो प्रॉपरली पहले से वेल टेस्टेड होना चाहिए। एग्रीगेट से लेके आपका जो सीमेंट है, आप वाटर जो यूज़ करते हो, वाटर सीमेंट रेशियो कौन सा रख रहे हो और आप कैसे मिक्सिंग कर रहे हो। हमने आगे भी देखा कि प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में कि क्वालिटी वाला कंक्रीट है वो कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए कंक्रीट बनाने के लिए कई सारी मेथड में से हमको पास होना रहता है। तो ये सभी जो मेथड्स है, ये सभी जो हमारा स्टेप बाय स्टेप जो मिक्सिंग से लेके मटेरियल का चूजिंग से लेके मिक्सिंग और प्रॉपरली उसका ट्रांसपोर्टिंग, उसका प्रॉपरली कैसे उसको कम्पैक्ट करना है, उसको कैसे फिनिश करना है, कैसे क्यूरिंग करना है, ये सभी मैटर है यहाँ पे वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंक्रीट का जो स्ट्रेस एंड बिहेवियर है उसके ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करेगा कि आप कैसा मटेरियल है वो यूज़ करते हो और कैसी मेथड है उसको प्रॉपरली अप्लाई करते हो। देन क्रीप। व्हाट इज क्रीप? So the ability of concrete to creep imparts a degree of ductility to the concrete that enables it to tolerate the normal range of structural deformation encountered in practice. So generally creep क्या है? तो डिग्री ऑफ डक्टिलिटी कंक्रीट की बताता है, यानी कि कोई भी आपका कंक्रीट का पोर्शन है, सपोज कि कोई स्लैब है, तो वो स्लैब के ऊपर
कई बार क्या होता है, सस्टेन लोड वहाँ पे रहता है। सस्टेन लोड यानी कि वो लोड है वो काफ़ी सारा समय वहाँ पे रहा है और रहने वाला है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंक्रीट है वो स्लोली स्लोली है वो डिफॉर्म होने लगता है, कंक्रीट में क्रैक डेवलप होने लगती है। तो जनरली उसको हम क्रीप बोलते हैं। सो द क्रीप प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर विथ एन एबिलिटी टू रीडिस्ट्रक्टिव एक्सेसिव स्ट्रेसेस। और कई बार क्या होता है, ये क्रीप है वो जो सस्टेन लोड है वहाँ सस्टेन लोड को आप वहाँ से उठा लेते हो, तो कई बार क्या होता है, क्रीप है थोड़ा रिकवर होता है। सो विदाउट द एबिलिटी टू क्रीप, concrete would simply to be brittle for use in the majority of structure. So कोई भी कंक्रीट में क्रीप एबिलिटी नहीं है, तो कंक्रीट है वो सिंपली क्या है, वो ब्रिटल मटेरियल है, वो मेजोरिटी स्ट्रक्चर में वो ब्रिटल मटेरियल एज ए यूज होता है। सो हावेवर क्रीप ऑल्सो मे हैव detrimental effect such as a increase deflection resulting in cracking, loss of properties and buckling of slender columns. So कई बार क्या होता है कि ये जो क्रीप की वजह से वो उस कंक्रीट पे डिट्रीमेंटल इफेक्ट होती है, ख़राब असर होती है, उसकी वजह से कई बार डिफ्लेक्शन हो जाता है, डिफ्लेक्शन की वजह से क्रैक से वो डेवलप होती है, वो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, जो प्री स्ट्रेस है वो भी लॉस हो जाता है, कई बार सिलेंडर कॉलम है वो बकलिंग, उसमें बकलिंग हो जाता है। तो ये सभी इफेक्ट है वो कंक्रीट में आपको दिखाई देती है। सो इट इज़ देयरफॉर important that the designer takes the necessary step to allow for creep in the design of concrete structure. तो जहाँ जहाँ पे भी कोई भी डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन करता है, तो उसको क्रीप के लिए वहाँ पे कोई भी नेसेसरी स्टेप लेने हो तो उसको कंक्रीट स्ट्रक्चर में डिज़ाइन में अलाउ करना चाहिए। सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टाइम वर्सेस डिफॉर्मेशन दिया गया है। कोई भी कांस्टेंट लोड कोई भी कंक्रीट पे रहता है तो उसकी वजह से इलास्टिक उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होता है कंक्रीट में, वो दिन ब दिन है वो बढ़ता जाता है। लेकिन राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई देता है कि लोड जैसे ही वहाँ से रिमूव होता है, तो रिमूव होने की वजह से कई बार क्रीप है उसमें इलास्टिक रिकवरी होती है, और कई बार इलास्टिक रिकवरी के साथ प्लास्टिक रिकवरी भी होती है कंक्रीट की। सो कई बार है वो क्रीप की रिकवरी होती है और बाद में जो डिफॉर्मेशन बचता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। वो डिफॉर्मेशन है वो उसमें से कम होता नहीं है, और कंक्रीट में इतना डिफॉर्मेशन हुआ है उतना ऐसा हम बोल सकते हैं क्रीप की वजह से। सो ये सब का ये जो क्रीप होने का मेन रीज़न है सस्टेन लोड। कोई भी कंक्रीट के ऊपर सस्टेन लोड वहाँ पे रहता है, उसकी वजह से कंक्रीट है उसमें प्रॉपरली एक डिफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्रीप इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन स्ट्रेन अंडर ए सस्टेन स्ट्रेस, यानी कि लोड। जो स्ट्रेन मीन्स डिफॉर्मेशन एंड सस्टेन स्ट्रेस એટલે કે कोई लोड की वजह से वहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं सिंपली क्रीप। व्हेन लोडेड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस एन इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन विच इज रिकवरेबल। इन एडिशन an inelastic creep strain takes place that is only partially recoverable। यानी कि कोई भी कंक्रीट है उसके ऊपर कोई भी लोड वहाँ पे कंक्रीट पे होने की वजह से वहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है, और वो डिफॉर्मेशन है वो कई बार थोड़ा सा रिकवरेबल भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिकवरेबल भी होता है, और बाद में जो डिफॉर्मेशन बचता है उसको हम परमानेंट डिफॉर्मेशन बोलते हैं। सो टेस्ट मेथड में क्रीप इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द चेंज इन स्ट्रेन, यानी कि डिफॉर्मेशन विथ टाइम ऑफ स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट स्ट्रेस एंड स्टोर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। कोई भी प्रॉपरली कंडीशन में रख के क्या रहता है, कोई भी स्पेसिमेन के ऊपर प्रॉपरली कांस्टेंट स्ट्रेस रखा जाता है, कोई भी वहाँ पे कांस्टेंट लोड रखा जाता है, और उसकी वजह से मेज़र करना रहता है कि कोई भी आपका स्पेसिमेन है उसमें कितना डिफॉर्मेशन हुआ है कांस्टेंट लोड रखने की वजह से, तो उसको प्रॉपरली हम डिटरमाइन करके वो क्रीप है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने आगे देखा ग्राफ ऐसा ही है। आप शुरू में ग्रीन लाइन देख रहे हो,
कि डिफॉर्मेशन शुरू हो गया है सस्टेन लोड की वजह से। जो यहाँ पे ऊपर लिखा है स्पेसिमेन अंडर लोड, जब लोड शुरू होता है उसके ऊपर तो डिफॉर्मेशन होने लगता है और बाद में थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। और उसके बाद जब यहाँ पे आगे लिखा है नो लोड, लोड को वहाँ से रिमूव करने की वजह से क्या होता है, जो इलास्टिक और क्रीप दोनों ये रिकवरी होती है, वो रिकवरी होती है। और उसके बाद जो भी डिफॉर्मेशन बचता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। वो डिफॉर्मेशन वहाँ से हटता नहीं है, उतना आपका कंक्रीट है वो डिफॉर्म हो गया है कोई भी सस्टेन लोड की वजह से। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रीप। सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रीप में क्रीप ऑफ कंक्रीट इज लोड इंड्यूस्ड एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ लोड। कौन सा लोड वहाँ पे अप्लाई होता है, द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू विथस्टैंड द लोड, और वहाँ पे जो लोड आता है उसके अगेंस्ट में कंक्रीट है वो कितना वहाँ पे खड़ा रहता है। एंड द पोटेंशियल ऑफ कंक्रीट टू क्रीप इज डिटरमाइंड बाय मिक्स मटेरियल एंड प्रपोर्शन ऑफ द कंक्रीट। और ज़्यादा तो कंक्रीट का जो पोटेंशियल है टू क्रीप, वो कैसे डिटरमाइन होता है कि आप मटेरियल को कैसे मिक्स करते हो, कौन सा मटेरियल वहाँ पे यूज़ करते हो, और कंक्रीट में वो मिक्स का प्रोपोर्शन कैसे रखते हो। सो द सीमेंट पेस्ट creeps and the role of the aggregate is to reduce creep by diluting the cement paste, restrain creep by mechanical means and stress strength ratio। कैसे सीमेंट पेस्ट है उसको डिल्यूट यानी कम किया जाए। सो यहाँ पे देखते हैं सीमेंट पेस्ट कंटेंट हार्डन कंक्रीट। सीमेंट पेस्ट की वजह से हार्डन कंक्रीट में क्या रहता है, 1% इंक्रीज इन सीमेंट पेस्ट बाय वॉल्यूम विल रिजल्ट इन अप्रोक्सीमेटली 5% इंक्रीज इन क्रीप। 1% भी आप सीमेंट पेस्ट है उसका वॉल्यूम कंक्रीट में बढ़ा देते हो तो उसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 5% तक का कंक्रीट में क्रीप है वो बढ़ जाती है। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर कंक्रीट विथ ए सीमेंट पेस्ट वॉल्यूम ऑफ 28 to 40%। सो कंक्रीट में जो सीमेंट पेस्ट है उसका वॉल्यूम जनरली 28% से लेकर 40% तक होना चाहिए। सो द सीमेंट पेस्ट वॉल्यूम इन इन्फ्लुएंस by the aggregate content of the mix। the greater of the aggregate content है वो कितना ज़्यादा है, lower the cement paste content है कितना लो है, उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है सीमेंट पेस्ट का वॉल्यूम। सीमेंट टाइप में जनरली सो द टाइप्स ऑफ सीमेंट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट। कौन सी टाइप की सीमेंट है आप वहाँ पे यूज़ करते हो उसके ऊपर भी कई बार आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो इन्फ्लुएंस होती है। So the high stress strain ratio could potentially result if the concrete is loaded at the early age and the cement has slow rate of strength development। So कई बार क्या होता है, हाई स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो कई बार आता है कंक्रीट के ऊपर। अब अर्ली एज में कंक्रीट के ऊपर आप लोड रख देते हो लेकिन आपने जो सीमेंट यूज़ की है वो स्लो रेट पे स्ट्रेंथ डेवलप करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ भी स्लोली आएगी क्योंकि आपने ऐसा सीमेंट यूज़ किया है। और आप वहाँ पे क्या करते हो कि जो कंक्रीट है उससे ऊपर ज़्यादा लोड है वो वहाँ पे अर्ली एज में आप रख देते हो, तो उसकी वजह से स्ट्रेस स्ट्रेन रेशियो है वो रिजल्ट है वो बढ़ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा सीमेंट आपने यूज़ किया है, कौन सा सीमेंट है आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। स्लो रेट पे स्ट्रेंथ देने वाला सीमेंट आपने यूज़ किया है तो वहाँ पे लोड कैसे रखना है, कितने दिनों के बाद रखना है। तो ये सभी जो नेसेसरी पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सो नाउ these are the list of references concrete technology by MS सेठी, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन। ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर एग्जामिनेशन। एंड नाउ आई एम कंक्लूडिंग माय सेशन। If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.